सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। सर, अभी जो आप लोग यहाँ जमा हुए हैं मणिपुर को लेकर, क्या लग रहा आपको? आपको लग रहा है कि कार्रवाई होगी इस तरह की? जिस तरह सरकार की गतिविधि चल रही है उससे लगता तो नहीं है। जो सरकार आज तक ये ऐलान करती रही कि हमारे राज्य में दंगे नहीं होते, उस सरकार के राज में इतना लंबा दंगा चल जाए, उससे ही सरकार की नीयत का पता लगता है। मणिपुर और त्रिपुरा में वामपंथियों का भी दबदबा रहा है। आखिर क्या कारण है कि इस तरह के दंगे अब वहाँ होने लग गए? ये सरकार बहुत पहले से प्लान करती रही है। जिस तरीके से अभी हमारे यहाँ पर भी कुछ साथी बता रहे थे कि पिछले सालों में बहुत सारे लाइसेंस हथियारों के वहाँ पे बांटे गए, वो किस तरफ इशारा करते हैं, इसी बात से पता लगता है कि सरकार की तैयारी बहुत पहले से है और आज वो अपने उस मकसद में कामयाब हो गई। वामपंथियों के बारे में कहा जाता है कि वो धर्म जाति की कभी राजनीति नहीं करते हैं, वो हमेशा जो है गरीबों के हित की बात करते हैं। आखिर अचानक ऐसा कैसे होगा कि इनकी ताकत पूरे मतलब नॉर्थ ईस्ट से ख़त्म हो गई? जिस तरीके से बंगाल के अंदर वामपंथी की सरकार बहुत लंबे समय तक चली और जिस तरह से उसको दबाया गया, तोड़ा गया, और अभी पिछले इलेक्शन में आपने देखा बंगाल के अंदर भी कि अगर कोई कैंडिडेट है तो उसको भी मारा गया, उसका कोई सपोर्टर है तो उसको ही भी मारा गया। यही हालत दूसरे राज्यों में भी हो रही है। इस तरीके से ये लोग पैसे के दम पे, गुंडे के दम पे, पैसा सब कुछ करवा देता है और आज वो पैसे का जोर दिखाई दे रहा है। कहा जा रहा है कि जैसे पहले कैडर समर्पित होते थे, अब वैसे कैडर दिखते नहीं हैं। क्या कारण? इस बात में आपकी भी बहुत हद तक सच्चाई है कि वो कैडर अब दिखाई नहीं देता है और उसके पीछे एक कारण ये भी है कि जिस तरीके से प्रलोभन पैसे के और जान माल का खतरा उनको होता है, उससे डर के भी लोग ज़मीन के नीचे रहते रहते काम करते हैं और इसीलिए ये मैदान में दिखाई नहीं दे पाते हैं। उसमें सरकार की भी भूमिका है, प्रदेश की पुलिस की भी भूमिका है और दूसरी जो एजेंसियां हैं इस तरीके से दूसरे कैडर को दबाती और परेशान करती हैं। क्या आपको लगता है कि मौजूदा जो सरकार है, जो दक्षिणपंथी विचारधारा से प्रभावित है, उसका सीधा सीधा निशाना जो है वो वामपंथी है क्या? बहुत हद तक आपकी बात में सच्चाई है, क्योंकि आपने ही अभी पहले कहा है कि ये कैडर बेस्ड पार्टियां थी, इसके कार्यकर्ता ज़मीनी स्तर पर जुड़े होते थे। इससे इनको बहुत खतरा है, क्योंकि वामपंथी विचारधारा के जो लोग हैं हमेशा संघर्ष में विश्वास रखते हैं और संघर्ष का ही नतीजा है कि आज मणिपुर में ये कांड हुआ है और इतने लोग आज यहाँ पर जमा हैं। उसके सपोर्ट में, उन लोगों के साथ में, उनके दुख की घड़ी में ये दिखाते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। इसी विचारधारा से इनको डर बहुत ज़्यादा लगता है। उस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में क्या हुआ, क्या सोच रहे थे आप? वीडियो पूरा भी नहीं देखा जा सका, जिस तरीके से वो दिखा रहे हैं मन घबरा गया, तन सिहर गया। हिंदुस्तान के अंदर अगर ये हो रहा है तो ये एक बहुत शर्म की बात है, जबकि ये सरकार ये कह रही है कि ये लोकतांत्रिक हम मूल्यों पर चलने वाली सरकार है, हम बेटियों के लिए बहुत कुछ करेंगे, हम माँओं के लिए बहुत कुछ करेंगे। हमारे राज्य में दंगे नहीं होते तो फिर ये इतना लंबा दंगा कैसे हो गया? इसका मतलब साफ है कि आपका सपोर्ट इस दंगे को है। बार बार ये कहा जा रहा है कि वहाँ दंगाई जो है मकानों को भी जला रहे हैं, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार भी कर रहे हैं और धार्मिक स्थलों पर यानी चर्चों का चर्चा आता है कि चर्चों पर भी हमले कर रहे हैं। फिर ये क्या दर्शाता है कि ये धर्म विशेष को कमज़ोर करना या जाति विशेष, क्या मानसिकता क्या इसमें छोटे छोटे पहलू सभी हैं। धर्म विशेष को भी कमज़ोर करना है, जाति विशेष को भी कमज़ोर करना है। जो भी इनके खिलाफ उठेगा, आप खुद देख रहे हैं कि बाकी जहां पर ये सब कांड नहीं हुए हैं, दूसरी और सरकारों में किस तरीके से ये वॉशिंग मशीन लेके ये लोग काम कर रहे हैं कि जो भी बीजेपी में गया वो अगले ही दिन पाक साफ हो जाता है कि मेरे पाउडर में दम है, मेरी मशीन में दम है, और जो इसके अंदर धुला वो पाक साफ हो गया। इस तरीके की नीति पर ये सरकार चल रही है। पहले उनको डराया जाता है, जो डर के वापस वहाँ भाग गया वो अगले दिन साफ हो जाता है, और जो नहीं डरता उसे फिर जेल की हवा खानी पड़ती है और दूसरी एजेंसियाँ उसके पीछे लग जाती हैं। 2024 में क्या भविष्य देख रहे हैं? 2024 में जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं उससे कुछ एक उम्मीद बनती है, लेकिन विपक्षी पार्टियों के ऊपर इस समय बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी है। उन सबको ये समझना होगा कि अगर इस बार नहीं तो अगली बार हालात इससे भी बदतर होंगे।
ये उन सबको समझना होगा, अपने छोटे छोटे स्वार्थों को त्यागना होगा, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना होगा। ये एक बहुत लंबी लड़ाई है जिसके अंदर की सीटों का बंटवारा भी है। हर एक स्टेट के अंदर जहाँ पे कोई एक पार्टी मजबूत है वहाँ पर वो ज़्यादा सीटों की डिमांड करेगी। ये लड़ाई बड़ी मुश्किल है। इस समय कोई ऐसा नेता, जैसे कि पहले अपने जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में एक मोर्चा खड़ा हुआ था, उस तरीके के नेता की इस समय ज़रूरत है। और हर एक पार्टी को ये समझना होगा कि अगर अभी नहीं चेते तो समय बहुत दूर निकल जाएगा और फिर जो हालत आज आपकी है उससे भी बदतर हालत आपकी होने वाली है। आज आप देख रहे हैं किसानों की हालत क्या है, मजदूरों की हालत क्या है। जो सरकार ये कहती है कि हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, उस सरकार के पास पेंशन देने के लिए पैसे नहीं हैं। हमारी डिमांड है कि पेंशन फॉर ऑल, और वो जिनको पेंशन मिलती थी उनको भी नीचे लेके आ गए। हमारी डिमांड है कि सबको काम मिले। आज काम की तो बात छोड़िए, दिल्ली के अंदर ही पीछे हमारी एक मीटिंग हुई थी, डीटीसी बसों के अंदर जो मार्शल लगाए हैं उसके अंदर कुछ लोगों ने बताया कि वहाँ 1.5 साल से तनख्वाह नहीं मिली है। हमारी डिमांड काम की है, काम के बाद दाम की है, दाम के बाद एक मिनिमम वेज की है। यहाँ तो पहली डिमांड पूरी नहीं हो रही है कि काम के बाद आपको दाम नहीं मिल रहे हैं, जो कम थे वो भी नहीं मिल रहे हैं। जब दिल्ली की ऐसी हालत है तो आप समझ सकते हो कि दिल्ली से बाहर मजदूरों का क्या हाल होगा। आज आप एक चीज़ नोट करना, मैंने जो नोट की है, मेट्रो के अंदर संख्या यात्रियों की कम हो गई है। क्यों हो गई है? मेट्रो तो अच्छी सुविधा दे रही है, दिल्ली के अंदर गर्मी बहुत है, मेट्रो के अंदर जो चलते हैं वो एक सुखद एहसास महसूस करते हैं कि गर्मी से बचाव हो गया। उसके बाद भी आदमी मेट्रो में नहीं जा रहा। उसका कारण ये है कि महंगाई बढ़ गई है और जेब में जो पैसा आ रहा है वो इतना नहीं आ पा रहा है कि आदमी उस सुविधा का लाभ उठा सके। ये छोटी छोटी बातें हैं जो नोट की जाती हैं, जिससे पता लगता है कि सरकार किस दिशा में जा रही है और समाज क्या। आप लोग आंदोलन का नेतृत्व क्यों नहीं करते? कोई बड़ा आंदोलन क्यों नहीं खड़ा करते? आपने डीटीसी का जिक्र किया, हेल्थ डिपार्टमेंट में अभी धरने पर मैं गया हुआ था करकरडुम्बा में, 4 महीने से वहाँ भी तनख्वाह नहीं दिया गया है 4th ग्रेड के कर्मचारियों का जो डेली वेज पर काम करते हैं। तो आखिर ये सब कुछ हो रहा है, कोई पार्टियाँ, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप तो आंदोलन करने वाली पार्टियों में से, आप लोग खबर नहीं रखते। हम लोग खबर रखते हैं, लेकिन मजदूर भी बहुत डरा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार काम कर रही है कि कोई भी मजदूर अगर अपने हक की बात करता है तो उसको किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। अभी पीछे यहीं जंतर मंतर पर मेट्रो के कर्मचारी जो कि काम से निकाल दिए गए, वो 5वां उनका धरना था यहाँ पर। मैं उनसे जाके पर्सनली मिला, उनके नंबर लिए, उनसे कहा कि आप आइए हमारे साथ, हमें अपनी समस्या बताइए, हम अपना आपके इस केस को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन वो डरे हुए हैं। कुछ ऐसा भी है कि कई एक लोग इस तरीके से मिल जाते हैं कि जो उनको बरगलाते हैं। छोटी नौकरी गंवाने का डर, छोटी नौकरी गंवाने का डर, उस नौकरी को गंवाने का डर जिसमें कि 4-4, 5-5, 6-6 महीने तनख्वाह नहीं मिल रही है। और वो भी नौकरी उनको, मैंने उन्हीं से के मुंह से सुना कि 1.5 लाख रुपए लेके वो नौकरी मिली है। वो पक्की भी नहीं है, वो नौकरी पक्की नहीं है, 1.5 लाख रुपए लेके मिली है, उसमें भी तनख्वाह नहीं मिल रही है और उसके अंदर भी 24-25 दिन जो काम देना होता है वो भी नहीं उनको मिल रहा है, उसका भी उनको खतरा है। सरकार ने इस तरीके से मजदूरों को डरा दिया है, धमका दिया है और वो स्थिति पैदा कर दी है कि मजदूर बहुत घबराया हुआ है। आपको लगता नहीं कि एक मजदूर क्रांति की आवश्यकता महसूस हो रही है? जिस तरीके के हालात चल रहे हैं और जो जगह जगह पर लोग अपनी मांगों को उठा रहे हैं, उससे तो लगता है कि हाँ, क्रांति की आवश्यकता है। लेकिन बात वहीं आ गई कि जो मैंने पहले कहा था कि बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन, ये बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन, और जो घंटी बांधने जा रहा है वो आगे तक लड़ेगा कि भी नहीं लड़ेगा। इसके अंदर भी, मजदूरों के अंदर भी एक तो डर है और दूसरा थोड़ा सा विश्वास। टिकाऊ और टिकाऊ होने का भी प्रश्न खड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल साफ बात कही है कि बिकाऊ और टिकाऊ वाली जो राजनीति अब यहाँ पर आ गई है उससे लोग घबरा गए हैं। धन्यवाद।